नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास डकैती के बाद, पार्ट 11। हाँ, बोट से वानखेड़े की आवाज़ आई। इधर आओ। वानखेड़े बोट से उतरकर पानी के बीच में से होता हुआ पास पहुंचा। हमारे साथ चलो, एक बोरी उठानी है। इसके पाँव में मोच आ गई है। वे सब वानखेड़े को लेकर चले गए। जब वे निगाहों से ओझल हो गए तो शमशेर सिंह उछलकर खड़ा हो गया और फौरन दौड़ता हुआ पानी में से गुजरकर बोट पर जा खड़ा हुआ। बख्तर! शमशेर सिंह खुशी भरे स्वर में चिल्लाया। शमशेर सिंह! बख्तर भीतर से दौड़ता आया। क्या हाल है प्यारे? शमशेर सिंह जोरों से हंसा। बाकी कहाँ गए? वह पुलिस वाला? वह सब खजाने का दूसरा लॉट लेने गए हैं, कहते हुए शमशेर सिंह कहकहा लगा उठा। देखा मेरे दिमाग का कमाल। बोट हमारे पास, माल हमारे पास, हम दोनों अकेले, समझा क्या? बख्तर खुशी से हंस पड़ा। मानता है ना मेरे दिमाग को? तेरे दिमाग का तो मैं शुरू से कायल हूँ। बख्तर हंस रहा था, लेकिन कभी कभी हिल जाता है। यह हिलने का ही तो कमाल है कि हमारे पास अरबों खरबों की दौलत मौजूद है। स्टार्ट करके जल्दी से फूट लो प्यारे। बख्तर ने उसके कंधे पर हाथ मारा। नहीं, अंधेरे में भी शमशेर सिंह के चेहरे पर छाए जहरीले भाव नजर आ रहे थे। क्या मतलब? बख्तर अचकचा सा उठा। मतलब बहुत साफ है प्यारे, शमशेर सिंह जहरीले स्वर में कह उठा। वे लोग हीरे पन्नों से भरी 4 बोरियां और भी ला रहे हैं, भूल गए क्या? तो? बख्तर चौंका। वे 4 बोरियां भी बोट में आ लेने दे, फिर देख हमारी बोट कैसे दौड़ेगी। और ये लोग? ये? शमशेर सिंह काली हंसी हंसा। तट पर खड़े हमारी बोट को भागते देखकर वाह वाह कर रहे होंगे, और हम खरबों का माल बोट में रखे वाह वाह कर रहे होंगे। क्षण भर के लिए बख्तर के चेहरे का रंग उड़ा। शमशेर, बोल बोल। जितना माल इस समय बोट में मौजूद है, हमसे यही नहीं खत्म होने वाला। ठीक कहता है, तो फिर हमें और माल की क्या ज़रूरत है? बख्तर ने समझाने वाले अंदाज में कहा। तुम? बख्तर, शमशेर सिंह ने कड़वे स्वर में कहा। यह तो हुआ हमारे लिए, लेकिन कुछ दान करने के लिए भी ले चलते हैं। दान करेंगे तो सारे पाप धुल जाएंगे, समझे क्या? तुम लालच कर रहे हो बख्तर। गलत मत बोल। तो तू कहना चाहता है उसमें कोई भी खतरा हमारे सिर पर आ सकता है। हो सकता है वे हमें मौका ही ना दे और सब बोट में आ जाए। बख्तर ने कहा। अब तू शमशेर सिंह का खेल देखना, पासा सीधा ही पड़ेगा। शमशेर सिंह हंसा। मरेगा तू? नहीं मरता, मैं बहुत ढीठ हूँ। वैसे भी चोर पर मोर बनने में मुझे महारत हासिल है। अभी भी वक्त है, यही बोट है, खिसक चलते हैं। शमशेर सिंह सिगरेट सुलगाकर सख्त स्वर में बोला। एक ही बात को बार बार दोहरा मत। देखता रह, जीत हमारी होगी। तेरा यह लालच ही तुझे लेकर डूबेगा। बख्तर ने जैसे उसे चेतावनी दी। शमशेर सिंह ने कुछ कहने की अपेक्षा चंद्रमा की चमकती रोशनी में बख्तर का व्याकुल चेहरा देखा और हौले से हंसकर रह गया। फिर बड़बड़ाया। डरपोक। गहरे समुद्र के बीच अंधेरे में दोनों बोटें आपस में सटकर खड़ी थी। उनकी बाहरी और भीतर की सारी लाइटें बंद थी। मीर सिंह चावला और जोसेफ वोहरा उनमें मौजूद थे। उनके पास खास दूरबीनें थी, जिनके दम पर ये अंधेरे में भी काफ़ी हद तक साफ देख सकते थे। दोनों आंखों से दूरबीन सटाए तट के किनारे पर खड़ी बोट को देख रहे थे। मीर सिंह, जोसेफ वोहरा ने पुकारा। हाँ, मीर सिंह का स्वर ऊंचा था। तुमने कुछ देखा? हाँ, कुछ लोग बोरियों में भरकर कुछ लाए और उन्हें बोट में छोड़कर फिर वापस चले गए। समझा क्या? जोसेफ वोहरा का स्वर जहरीला था। हाँ, मीर सिंह ने पीछे होठों से कहा। देवराज चौहान ने हमें बेवकूफ़ बनाकर टापू से खिसका दिया और अब सारा खजाना खुद हजम करने की फिराक में है। उन बोरियों में खजाना था। ठीक कहा तुमने, लेकिन हम भी इतनी आसानी से खिसकने वाले नहीं। क्या किया जाए? तुम बताओ, जोसेफ वोहरा बोला। तुम्हारा क्या ख्याल है? देवराज चौहान से हम खजाना छीन सकते हैं? सच कहूँ? मीर सिंह ने आंखों से दूरबीन हटाई। कहो। जोसेफ वोहरा ने भी आंखों से दूरबीन हटाकर उसे देखा। दोनों अपनी अपनी बोटों पर मौजूद थे। देवराज चौहान से खजाना छीनना खतरे से खाली नहीं।
वह किसी भी हालत में खजाना हथियाने नहीं देगा। मत भूलो, हम जो भी हैं, लेकिन वह भी देवराज चौहान है। चंद्रमा की रोशनी में जोसेफ वोहरा के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान दिखाई दी। एक बात का जवाब और भी दे दो। क्या क्या हम देवराज चौहान को अकेले खजाने का मालिक बनने देंगे? नहीं। मीर सिंह के जबड़ों में कसाव आ गया। जोसेफ वोहरा जहरीली हंसी हंसा। देवराज चौहान हमें खजाना लेने नहीं देगा और हम देवराज चौहान को खजाने का मालिक बनने नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है मीर सिंह? बहुत कुछ किया जा सकता है, मीर सिंह ने पूर्वता लहजे में कहा। जो चीज़ हम नहीं खा सकते उसे देवराज चौहान को भी खाने नहीं देंगे। जिस चीज़ के मालिक हम नहीं बन सकते, हमारी आंखों के सामने उस चीज़ का मालिक देवराज चौहान भी नहीं बन सकता। जोसेफ वोहरा ने दांत भींचकर कहा। उसकी थाली में छेद कर देना बेहतर होगा। कैसे? मीर सिंह के होठों से निकला। जब वे खजाना लेकर चलेंगे तब समुद्र के बीच में उनकी बोट उलट दी जाएगी। कैसे? जोसेफ वोहरा ने लंबा कदम उठाया और मीर सिंह की बोट में आ गया। मीर सिंह? हाँ। जब देवराज चौहान की बोट समुद्र के गहरे पानी में आ जाएगी तो अपनी बोट से टक्कर मारकर उनकी बोट को पानी में डुबाया जा सकता है। जोसेफ वोहरा कहर भरे स्वर में बोला। लेकिन इसमें तो हमारी बोट भी। तो क्या हो गया जो हमारी बोट डूब जाएगी? मत भूलो, हमारे पास 2 बोटें हैं। हम सुरक्षित बोट पर रहेंगे और टक्कर दूसरी बोट से मारी जाएगी। जोसेफ वोहरा की आवाज़ में क्रूरता भर आई थी। ओह! मीर सिंह की आंखें चमक उठी। एक तुम्हारा, एक मेरा आदमी उस बोट में होगा। हम दूर रहकर तमाशा देखेंगे। परंतु ऐसी स्थिति में हमारे आदमी भी नहीं बचेंगे। तो क्या हो गया? हमारे पास बहुत आदमी हैं और हमारे आदमी तो मोहरे हैं जो कि मरते ही रहते हैं और आ जाते हैं। उनको समझाकर तैयार करना होगा। आओ, सबको मैं समझाता हूँ। मीर सिंह के पास अजीत मलिक और जयराम बचे थे। जोसेफ वोहरा के पास नीलकंठ और एक अन्य आदमी सुखराम बचा था। सबको इकट्ठा किया गया। जोसेफ वोहरा सुखराम को शहीद कराना चाहता था और मीर सिंह चावला जयराम को उस बोट में भेजना चाहता था। जोसेफ वोहरा ने उन दोनों को पूरी बात समझाकर कहा, बहुत मामूली काम है यह सब करना। बोट की साइड में ऐसी टक्कर मारनी है कि वह उलट जाए। तुम लोगों को या तुम्हारी बोट को कुछ नहीं होगा। कुछ हुआ भी तो चिंता की कोई बात नहीं। हम लोग तुम दोनों के पास ही होंगे और अपनी बोट में ले लेंगे। यह काम बहुत ज़रूरी और हर हाल में पूरा होना चाहिए। लेकिन सर, सुखराम बोला, इसमें हमारी जान को पूरा पूरा खतरा है। खतरा है, परंतु पूरा नहीं। मैं साथ में यह भी कह रहा हूँ कि हम तुम लोगों के करीब ही होंगे। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हम तुम लोगों को अपनी बोट में ले लेंगे। उनकी बोट के साथ हमारी बोट भी तबाह हो सकती है, जयराम बोला। मीर सिंह के दांत भिंच गए। तुम मेरी कही बात को मना कर रहे हो जयराम? मीर सिंह गुर्राया। ऐसा नहीं सर, मैंने तो इनकार नहीं किया। तो फिर जो कहा जा रहा है वही करो, मीर सिंह ने दांत भींचकर कहा। वे लोग वहां से कभी भी चल सकते हैं। तुम लोग बोट में बैठ जाओ। उनकी बोट जब गहरे समुद्र में पहुंचे तो टक्कर मारकर उल्टा दी जाए। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि देवराज चौहान जो खजाना लेकर आ रहा है उसे पानी में गिरा दिया जाए। खजाना पाने में हम असफल रहे तो वह भी सफल ना हो सके। बहुत अच्छा सर, जयराम ने बेमन से कहा। तभी अजीत मलिक ने बीच में दखल दिया। सर, जयराम के साथ मैं जाना चाहूँगा। तुम? मीर सिंह चावला ने हैरानी से मलिक को देखा। जी हाँ, मलिक ने चंद्रमा की रोशनी में सिर हिलाया। लेकिन मलिक? सर, मलिक ने मीर सिंह की बात काटकर कहा, मैं और जयराम इस काम को अच्छी तरह कर लेंगे। उनकी बोटें भी उल्टा दी जाएंगी और हम सही सलामत वापस भी आ जाएंगे। मीर सिंह ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि जोसेफ वोहरा कह उठा, मीर सिंह, अगर इसे खुद पर इतना विश्वास है तो इसे ही यह काम करने दो। ठीक है, मीर सिंह ने अनमने मन से कहा। उसके बाद जोसेफ वोहरा, नीलकंठ और सुखराम मीर सिंह वाली बोट पर आ गए और मलिक जयराम के साथ जोसेफ वोहरा वाली बोट पर चला गया। अंधेरे में देख पाने वाली एक दूरबीन उन्होंने ले ली। मालूम है ना सब कैसे करना है? जोसेफ वोहरा ऊंचे स्वर में बोला। सब मालूम है, मलिक ने मुस्कुराकर कहा। उसके बाद मलिक ने बोट स्टार्ट की, लाइट बंद ही रहने दी और बोट को वहां से दूर ले गया।
मीर सिंह जोसेफ वोरा को एक तरफ ले जाकर बोला, तुमने मेरा बढ़िया आदमी गवा दिया। वह लोग उस बोट को टक्कर मारेंगे तो खुद को भी नुकसान हो सकता है। अजीत मलिक मेरे काम का आदमी है। मीर सिंह जोसेफ वोरा मौत भरे स्वर में बोला, मौत के खेल में यह नहीं देखते कि कौन मरा और कौन जिंदा रहा, सिर्फ यह देखते हैं कि जीत का सेहरा किसके माथे पर बंधा। अजीत मलिक ने काफ़ी आगे ले जाकर मोटर बोट रोकी कि तभी जयराम उसके पास पहुंचा। जयराम के चेहरे पर गंभीरता थी। मलिक, जयराम ने कहा, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब ये लोग सुखराम को मेरे साथ भेज रहे थे तो तू बीच में क्यों आ गया। मलिक ने बोट का इंजन बंद करके चेहरा घुमाया। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान नाच रही थी, आंखों में कड़वे भाव व्याप्त थे। जयराम, यह लोग तुझे और सुखराम को मौत के मुंह में भेज रहे थे। जयराम ने सहमति से सिर हिलाया। तुम लोग इनकार नहीं कर सकते थे, करते तो वे लोग शूट करके तुम्हारी लाश समुद्र में फेंक देते। ठीक बोला तू। और मैं मीर सिंह का वह थप्पड़ नहीं भूला जो उसने मेरे गाल पर मारा था। जयराम की आंखें सिकुड़ी। तो क्या करना चाहता है तू? कुछ खास नहीं। वह बड़े दादा हमेशा अपनी मनमानी करते हैं और इस बार इनकी मनमानी नहीं चलेगी। देवराज चौहान इन दोनों को मात देगा ही। मलिक ने दांत खींचकर कहा। क्या बोला तू? हम बोट को टक्कर नहीं मारेंगे। मलिक ने दांत खींचकर कहा। लेकिन? क्या लेकिन? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मीर सिंह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जयराम हड़बड़ाकर बोला। उसके बाप का राज है क्या जो हमें मार देगा? मलिक ने कड़वे स्वर में कहा। ठीक मौके पर जब हमें एक्शन में आना था तब इंजन में कुछ गड़बड़ी हो गई, बोट स्टार्ट नहीं हुई। तुम्हारी इस बात को मान लेगा मीर सिंह? नहीं मानता मत माने, लेकिन उसे मानना ही पड़ेगा कि ऐसा हुआ है। गोली तो मारने से रहा, ज़्यादा से ज़्यादा एक थप्पड़ और मार देगा। गालियाँ दिलेगा, कोई बात नहीं। अजीत मलिक मौत भरे स्वर में हंसा। लेकिन देवराज चौहान से मिली शिकस्त पर जिंदगी भर तड़पता रहेगा। जयराम ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। सोच लो, मीर सिंह हमें शूट भी कर सकता है कि ऐसा करना चाहेगा तो सालों को मैं ही पहले गोली मार दूंगा। बहुत हो गई दादागिरी। मैं अगर मीर सिंह की रक्षा कर सकता हूँ तो अपनी सुरक्षा उससे कहीं बेहतर ढंग से कर सकता हूँ। मलिक के चेहरे पर दरिंदगी के भाव उभर गए थे। अंधेरा होने के कारण दोनों ठीक तरह से एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे। अजीत मलिक सिगरेट सुलगाकर बोला। देवराज चौहान की बोट की क्या स्थिति है? वह तट पर ही है। चल बाहर चलते हैं। दोनों बोट पर खुले में आए। मलिक ने दूरबीन निकलकर खुद देखा। वह बोट अभी तक तट पर ही लगी हुई थी। बख्तर के चेहरे पर जहान भर की बेचैनी उभरी पड़ी थी। शमशेर सिंह आराम से खुले में बैठा था, जबकि बख्तर चाहता था जो हाथ लगा उसे ही लेकर चलते बने। वही बहुत है, पूरी जिंदगी नहीं खत्म होने वाला। लेकिन शमशेर सिंह को जैसे यह सब कम लग रहा था। वे लोग आए नहीं अब तक? बख्तर ने व्याकुलता से कहा। आने ही वाले हैं, वक्त हो चुका है। शमशेर सिंह गंभीर था। बख्तर, तू कैबिन में जाकर बैठ जाना। बोट को फौरन स्टार्ट करके ले भागना है। बख्तर ने कुछ नहीं कहा। यह भी हो सकता है वे सब हरी आंखों वाले बात जाति की निगाहों में आ गए हों। ऐसा हुआ होगा तो उनमें से एक भी नहीं बचेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि उनके साथ ऐसा हो गया है और हमें चलना चाहिए? 15-20 मिनट और इंतज़ार कर लेते हैं। वे नहीं आए तो हम यहाँ से चल पड़ेंगे। अच्छा बच्चा बन और अभी भाग चल। शमशेर सिंह हंसा। पागलों की तरह हंस मत, इस समय हम भारी खतरे में हैं। कोई खतरा नहीं, मस्त रह। और कहते कहते शमशेर सिंह की निगाह टापू पर जा टिकी, जहाँ से कुछ लोग आ रहे थे और कंधों पर सामान उठा रखा था। बख्तर, वे लोग आ गए। बख्तर बेचैन हो उठा। तू जाकर इंजन पर बैठ जा, बोट स्टार्ट कर ले। शमशेर सिंह जल्दी से बोला। मेरा इशारा पाते ही या हालात को देखते ही बोट पानी में दौड़ा देना। बख्तर जल्दी से वहां से हटा और इंजन पर बैठकर बोट स्टार्ट कर दी। वे लोग करीब आ चुके थे। हीरे जवाहरातों से भरी बोरियां उनके कंधों पर थी। पानी तक पहुंचते पहुंचते गुलाम रसूख आगे आ गया था। जल्दी से उसने पानी में पांव रखा और आगे बढ़ा। बोट तक पहुंचते पहुंचते उसकी पिंडलियां पानी में डूब चुकी थी। पकड़ इसे, गुलाम रसूख ने चिल्लाकर शमशेर सिंह से कहा।
उन लोगों को पता चल गया है कि हम क्या कर रहे हैं। वे इकट्ठे होकर पीछे आ रहे हैं। शमशेर सिंह ने उसकी बोरी पकड़कर बोट पर फेंकी और दूसरे की पकड़ने लगा। तब तक गुलाम रसूख बोट में चढ़ आया था। बाकी सब बोरियां भी बोट पर आ गई। इससे पहले कि वे बोट में चढ़ते, क्षण भर के लिए उनका ध्यान टापू की तरफ हुआ, जहां से ढेर सारे लोगों का शोर आ रहा था और वह शोर करीब आता जा रहा था। बख्तर! शमशेर सिंह गला फाड़कर चिल्लाया। अगले ही पल बख्तर ने स्टार्ट बोट दौड़ा दी। जगमोहन का एक हाथ बोट पर था। बोट के भागते ही उसके शरीर को तीव्र झटका लगा और वह पानी में जा गिरा। बोट को भागते देख सब चौंके। धोखा! वानखेड़े के होठों से निकला। जगमोहन ने जल्दी से खुद को संभाला। बोट को इस तरह भागते देखकर देवराज चौहान के होठ भींच गए। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि बख्तर और शमशेर सिंह उन्हें करारी चोट दी है। बोट जा चुकी थी और पीछे बाज जाति वाले उनके खून के प्यासे बने उनके पीछे थे। उनकी तेज और खतरनाक आवाज़ें पास आती जा रही थी। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, पानी में कूदकर यहाँ से दूर हो जाओ, देवराज चौहान ने गला फाड़कर चिल्लाया। सोहनलाल, तुम्हें तैरना आता है? थोड़ा बहुत, सोहनलाल ने सूखे स्वर में कहा। जल्दी करो। अगले ही पल चारों पानी में कूदे और तैरते हुए किनारे से दूर होने लगे। तैरने के दौरान देवराज चौहान सोहनलाल को रह रहकर सहारा दे रहा था। पीछे से टापू वालों का उभरता तेज शोर उनके कानों में पड़ रहा था। बाज जाति का कोई भी आदमी पानी में नहीं कूदा था। वजह क्या थी जाने, शायद तैराकी से अनजान थे। देखते ही देखते वो लोग किनारे से काफ़ी आगे आ गए थे। अब टापू वालों का उन्हें कोई खतरा नहीं था, लेकिन सामने विशाल समुद्र था। कब तक कहाँ तक तैर सकेंगे? तभी सोहनलाल पानी में सिर ऊपर करके बोला, मैं ज़्यादा नहीं तैर सकूँगा। वह हाँफ रहा था। मुझे तैरने का अभ्यास नहीं है। चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा, देवराज चौहान ने विश्वास भरे स्वर में कहा। जब तैरने की हिम्मत ना रहे तो मेरी पीठ पर आ जाना। उल्लू के पट्टे! जगमोहन सिर निकालकर बख्तर और शमशेर सिंह को गालियां दे रहा था, जिनकी बोट बहुत दूर नजर आ रही थी। बोट की लाइटें ऑन हो चुकी थी। इस तरह हम कब तक तैरते रहेंगे? वानखेड़े बोला। सब कुछ तुम्हारे सामने है, मैं क्या कह सकता हूँ? उसके कानों में देवराज चौहान के शब्द पड़े। ए यह क्या कर रहे हो? बोट को एकाएक भागते देखकर गुलाम रसूख चीखा। उनको क्यों छोड़े जा रहे हो? वे नीचे रह गए। रोको रोको! आगे बढ़कर उसने शमशेर सिंह को कंधों से हिलाया। साले! शमशेर सिंह ने दांत भींचकर कहा, तू भी भाग यहाँ से। कहने के साथ ही शमशेर सिंह ने दोनों हाथों से गुलाम रसूख को उठाया और दौड़ती बोट से बाहर समुद्र के पानी में फेंक दिया। गुलाम रसूख के चीखने की आवाज़ आई, फिर पानी में दब गई। विजयी अंदाज में शमशेर सिंह ने हाथ झाड़े और बख्तर की तरफ बढ़ गया। बख्तर बोट दौड़ाने में व्यस्त था। कैसा रहा बख्तर? शमशेर सिंह हंसकर बोला। सारा माल बोट में है, हम जीत गए। बख्तर ने गहरी सांस ली, फिर भारीपन से मुस्कुराया। शायद, कहते हुए बख्तर ने बोट की हेडलाइट ऑन कर ली। रोशनी में समुद्र का पानी चमकता नजर आ रहा था। शायद नहीं, पक्का। शमशेर सिंह ने उसके कंधे पर हाथ मारा। बच गए। अगर ऐसा करते हुए देवराज चौहान के हाथ लग जाते तो की बात तब होती। अब तो का वक्त गुजर गया है। जाना किधर है? मुझे रास्ता नहीं मालूम। शमशेर सिंह हंसा। रास्ता मुझे भी नहीं मालूम। जिस तरफ दिल करे मोटर बोट ले चल, कहीं तो जाकर रुकेंगे, उसके बाद सही रास्ता भी तलाश कर लेंगे। देवराज चौहान और बाकी सबसे बचकर रहना होगा हमें। चिंता मत कर, बम्बई ही छोड़ देंगे। शमशेर सिंह ने पुनः उसके कंधे पर हाथ मारा। हमारे पास इतना माल है कि हम कहीं जाकर टिक सकते हैं, जम सकते हैं। कहते हुए शमशेर सिंह उसके पास ही बैठ गया। 10 मिनट तक इसी तरह बोट दौड़ती रही। दोनों बातें करते रहे, खुश थे कि मैदान उन्होंने मार लिया। तभी उन्हें एक बोट की लाइट जलती नजर आई। यह बोट किसकी है? शमशेर सिंह के होठों से निकला। सीधी हमारी बोट की तरफ ही आ रही है। गड़बड़ है, बख्तर ने कहा। यह जोसेफ वोहरा या मीर सिंह में से किसी एक की बोट हो सकती है, शमशेर सिंह ने बेचैनी से कहा। कुछ घंटे पहले इनको बोटों पर ही टापू से रवाना किया था। अब यह खजाना छीनना चाहते होंगे। हम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। चिंता मत कर,
बोट को तेज दौड़ा दे। रात के अंधेरे में बोट को तेज दौड़ाना ठीक नहीं। रास्ते से वैसे ही हम अनजान हैं। वैसे भी वह बोट सामने से आ रही है। कहाँ तक, कब तक बचते रहेंगे उनसे? तू हट, मुझे बोट संभालने दे, शमशेर सिंह ने दांत भींचकर कहा। बख्तर एक तरफ सरका। शमशेर सिंह ने बोट संभाल ली। उसके दांत भींचे हुए थे, आंखों में कहर की छाया नाच रही थी। उसने बोट की रफ्तार बेहद तेज कर दी थी। संभल कर, बोट उलट सकती है। बख्तर की बात पर ध्यान न देकर दांत भींचकर शमशेर सिंह बोट दौड़ाए जा रहा था। अजीत मलिक ने आंखों से दूरबीन हटाई और बोला, तट पर कोई गड़बड़ हुई है। क्या? कुछ आदमी नीचे रह गए हैं, कुछ ने बोट दौड़ा दी है। बोट वालों ने धोखा दिया है, वह खजाना लेकर भाग निकले हैं। अजीत मलिक ने होठ सिकोड़कर कहा। देवराज चौहान ने ऐसा किया होगा? देवराज चौहान ऐसा नहीं करता, मलिक ने कहा। वह धोखाधड़ी वाले काम नहीं करता। तो यह किसी और ने ही कमाल दिखाया है। किसने? कोई भी हो सकता है। तो तुमने अच्छी तरह सोच लिया है कि आने वाली बोट को कुछ नहीं करना? जयराम ने उसे देखा। कुछ नहीं करना मतलब कि बाद में मीर सिंह से यही कहोगे कि बोट नहीं स्टार्ट हुई? हाँ, बोट स्टार्ट नहीं हुई, इंजन में तो कभी भी खराबी आ सकती है, कहर भरे स्वर में मलिक हंसा। दूरबीनों की सहायता से जोसेफ वोहरा और मीर सिंह चावला सब कुछ देख रहे थे। बोट को तट से चलते देखा। 2-3 मिनट बीत गए। मीर सिंह, तुम्हारे आदमियों की बोट में तो कोई भी हरकत नहीं हो रही। अभी होगी। अब तक उन्हें हरकत में आ जाना चाहिए था। जोसेफ, उस बोट में मलिक है, बहुत काम का आदमी है, दिमाग बहुत तेज है उसका, अपने अंदाज में शॉट मारता है। देखना, बोट को ऐसे मारेगा कि उसके चीथड़े चीथड़े उड़ जाएंगे और खुद को भी बचा लेगा। मुझे तो तुम्हारा आदमी भी कुछ ज़्यादा ही कमाल का लगता है। दूरबीन सटाए जोसेफ वोहरा कहर भरे स्वर में कह उठा। अगर वह अब तक हरकत में नहीं आया तो कब आएगा? मीर सिंह ने होठ खींच लिए। जोसेफ वोहरा ठीक कह रहा था। मलिक को अब तक हरकत में आ जाना चाहिए था। उसकी हरकत में आने का वक्त हो चुका था। वे देखते रहे, परंतु मलिक की बोट अंधेरे में पानी में खड़ी धीरे धीरे डोल रही थी। मीर सिंह के होठ और भी जोरों से कस गए। मुझे लगता है बोट में कुछ गड़बड़ हो गई है, मीर सिंह के होठों से निकला। क्या मतलब? बोट में खराबी आ गई होगी, वह स्टार्ट नहीं हो रही होगी, वरना मलिक तो फौरन हरकत में आने वालों में से है। तो अब क्या उसके स्टार्ट होने का इंतज़ार करें? जोसेफ वोहरा कड़वे स्वर में बोला। और तब तक उनकी बोट नज़रों से दूर होकर हमारी हद से पार हो जाएगी। मीर सिंह के दांत पिच गए। अब यह काम हमें करना होगा। क्या? जोसेफ वोहरा के होठों से निकला। पागल हो गए हो? इससे तो जान जाने का खतरा है। ऐसा कुछ नहीं होगा, मीर सिंह ने भिजे होठों से कहा। उस बोट की रफ्तार बहुत तेज है, हल्की सी साइड मारने से ही बोट उलट जाएगी, हम पर कोई खतरा नहीं आएगा। लेकिन जोसेफ वोहरा ने कुछ कहना चाहा। खामोश रहो, मुझे अपनी जान प्यारी है, कहने के साथ ही मीर सिंह पलटा और बोट चलाने वाले के पास पहुंचा। उसे सीट से हटाकर खुद बैठा। बोट स्टार्ट की, लाइट ऑन की, फिर तेजी से बोट को सामने से आ रही बोट की तरफ दौड़ा दिया। सर, नीलकंठ सूखे होठों पर जीभ फेर कर बोला, बहुत खतरनाक बात होने जा रही है। हम गहरे समुद्र में हैं, हमारी बोट में गड़बड़ हो गई तो तैर कर भी कहीं किनारे नहीं लग सकेंगे। जोसेफ वोहरा के होठ भींचे रहे। सर, नीलकंठ ने पुनः कहना चाहा। खामोश रहो और देखो क्या होता है। मीर सिंह समझदार इंसान है, जो करेगा ठीक करेगा। नीलकंठ होठ भींच कर रह गया। यह क्या? जयराम के होठों से निकला। मीर सिंह की बोट उस बोट की तरफ जा रही है। मलिक होठ भींचे उसी तरफ देख रहा था। रफ्तार बहुत तेज है दोनों बोटों की। जयराम पुनः बोला। मलिक ने भींचे होठों से सिगरेट सुलगाई। हमें हरकत में न आते देखकर उन लोगों ने अपनी बोट दौड़ा दी होगी, अजीत मलिक बोला। हाँ, यानी कि वे लोग उस बोट को सलामत नहीं रहना देना चाहते। ठीक कहते हो, लेकिन मीर सिंह की बोट की रफ्तार कम होनी चाहिए, तभी तो देवराज चौहान वाली बोट को साइड मारकर आसानी से पानी में उल्टाया जा सकता है। दोनों की निगाहें उस बोट पर ही थी। दोनों की बोटें काफ़ी करीब आ चुकी थी। जयराम व्याकुल स्वर में बोला, देवराज चौहान वाली बोट की स्पीड बहुत तेज हो गई है, साले दोनों मरेंगे।
मलिक की निगाह दोनों बोटों पर थी, जो पल प्रतिपल तेज होती जा रही थी। उसे भी महसूस हो रहा था कि भारी अनर्थ होने जा रहा है। दोनों बोटों की टक्कर होने का पूरा अंदेशा था। मीर सिंह से कहाँ गलती हुई, पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। या तो बोट कंट्रोल से बाहर हो गई या फिर स्टीयरिंग बहक गया। बोट सीधी दूसरी बोट के बीच से जा टकराई। दोनों की रफ्तार तेज थी। मीर सिंह की बोट की तीव्र गति से टक्कर लगने की वजह से सामने वाली बोट बीच में दो फाड़ होकर अलग हो गई। अगले ही पल उसके छोटे छोटे टुकड़े बिखर कर पानी में फैलते चले गए। उसके बड़े हिस्से पानी में डूबने लगे। लेकिन सलामत मीर सिंह की बोट भी न रही। खतरनाक टक्कर लगने के कारण बोट का आगे वाला 6 फीट का हिस्सा मुड़ते हुए टूटकर अलग हो गया। उसके बाद बोट में तीव्रता से पानी भरने लगा। बोट का अगला हिस्सा धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। दोनों बोटें पानी में डूबती जा रही थी। मीर सिंह वाली मोटर बोट में से बेकार का शोर शराबा, चीखो पुकार पैदा होने लगी। अब कुछ नहीं हो सकता था। उन लोगों ने भी बोट के साथ ही डूबकर मरना था। अगर कोई उनमें तगड़ा तैराक था तो शायद उसी ने बचना था। 10 मिनट में ही दोनों बोटें समुद्र के गर्भ में पहुंच चुकी थी। शमशेर सिंह वाली बोट के लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते पानी में तैर रहे थे। चंद्रमा की रोशनी में समुद्र चमक रहा था। कभी कभार लहरों का तीव्र उछाल आ जाता था। सारा खेल मिनटों में ही खत्म हो गया था। हो गया काम, अजीत मलिक बड़बड़ाया। सब मरे, जयराम ने कहा। कोई हिम्मत वाला तैराक ही होगा जो गहरे समुद्र में से निकल जाए, वरना तो बचने की कोई चांस नहीं। मीर सिंह को तैरना आता है? जयराम ने मलिक को देखा। हाँ, बंगले के पूल में तो तैरता था, लेकिन समुद्र में तैरने का उसे अनुभव नहीं। मलिक हंसा। जयराम ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। जोसेफ वोहरा का पता नहीं कि वह तैराक है भी कि नहीं, लेकिन मामूली तैराक इतना बड़ा समुद्र नहीं पार कर सकता। हम गहरे समुद्र में हैं, मलिक पुनः बोला। दोनों में कई पल खामोशी रही। उनके देखते ही देखते मीर सिंह की और दूसरी बोट दोनों ही समुद्र में समा गई थी। जयराम, हाँ, तेरी को मालूम है उस बोट में खजाना था? हाँ, वह भी गया पानी में, इतने गहरे समुद्र में कि उसे निकाल पाना भी असंभव सा होगा। वैसे भी इस बात की निशानदेही कौन कर पाएगा कि खजाना समुद्र में कहाँ डूबा है? मलिक होठ सिकोड़ कर बोला। समुद्र तो हर तरफ एक जैसा ही नजर आता है, एक ही जैसा, कहीं ऊंचा नीचा नहीं, कहकर मलिक हंस पड़ा। चुप, अब यहाँ तो हमारा कोई काम नहीं। जयराम गहरी सांस लेकर कह उठा। साला, मलिक दांत भींचकर बोला। मुझे मलिक को थप्पड़ मारता है? बच्चा हूँ मैं जो उसका थप्पड़ आराम से हजम कर जाऊंगा? मरा ना अब साला, अगले को खाते नहीं देख सका तभी तो मरा। अगर उनको खजाना लेकर जाने देता तो खुद जिंदा ही रहता। पागलों के सिर पर सींग नहीं होते, वह हमसे ही होते हैं, मीर सिंह जैसे। छोड़ो, चलें अब। मलिक के कुछ कहने से पहले ही उनके कानों में मीर सिंह की आवाज़ पड़ी। मलिक, मुझे बचाओ मलिक, मलिक। यह तो मीर सिंह की आवाज़ है, जयराम के होठों से निकला। मलिक दांत पीसते हुए उठ खड़ा हुआ। हरामजादा जिंदा है अभी, कहकर मलिक बाहर की तरफ बढ़ा। मलिक, मुझे बचाओ मलिक। मलिक आवाज़ की तरफ पहुंचा। मीर सिंह बोट के करीब पानी में था और हाँफ रहा था। बोट का हिस्सा ऊपर होने के कारण वह बोट की साइड नहीं पकड़ पा रहा था। अंधेरे में उसने मलिक को पहचाना। मलिक, मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच, मुझसे बोट की दीवार नहीं पकड़ी जा रही। मलिक की आंखें सुर्ख हो उठी, जबड़ों में कसाव आ गया। ऊपर आएगा? मलिक कड़वे स्वर में बोला। हाँ, मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच, जल्दी कर। मीर सिंह, तूने मुझे थप्पड़ मारा था, याद है ना? बाद में नहीं, बात अभी होगी। तू खुद को बादशाह समझकर चूहे बिल्ली का खेल खेलता रहा देवराज चौहान से, और जब देवराज चौहान बाजी मारकर ले गया तो तूने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारकर अपना गुस्सा निकाला, जबकि मैं हमेशा ही कहता रहा था देवराज चौहान से खेल मत खेलिए। पहले मुझे ऊपर तो खींचो। अगर मैंने तुझे ऊपर खींचा तो तू फिर मीर सिंह चावला बन जाएगा। तू यहीं ठीक है, यहाँ मुझे तुझमें और कुत्ते में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। तू पागल तो नहीं हो गया मलिक? मैं? साले हरामजादे, मुझे पागल कहता है?
मलिक ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा और सुर्ख निगाह आसपास मारी। उसे अंधेरे में पड़ा चप्पू नजर आया जो बोट का इंजन फेल हो जाने की स्थिति में काम आता था, बोट को आगे बढ़ाने के लिए। मलिक ने चप्पू उठाया और उसका आगे का चपटा हिस्सा वेग के साथ पानी में मौजूद मीर सिंह के सिर पर मारा। मीर सिंह चीख भी न सका और उसका शरीर पानी में जैसे धंसता चला गया। ऐसी चोट के बाद तो मीर सिंह का बच पाना संभव नहीं था। तभी जयराम पास पहुंचा। क्या हुआ? मलिक के बिना कुछ कहे चप्पू को बोट पर फेंक दिया। जयराम समझ रहा था कि मलिक ने क्या किया होगा, क्या हुआ होगा। यहाँ से चलें, अब हमारा कोई काम नहीं। मलिक खुद को सामान्य करने की भरसक चेष्टा की। जयराम, तट से कुछ लोग पानी में कूदे थे। हाँ, वह बोट को उस तरफ बढ़ाओ। हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं, हम उन्हें बचा सके तो अच्छा होगा। जयराम सिर हिलाकर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद बोट धीमी गति से उस तरफ बढ़ रही थी जहां वे लोग पीछे आ रहे बाघ जाति के आदमखोरों से बचते हुए पानी में कूदे थे। बोट की लाइट तीव्रता से पानी में पड़ रही थी। कुछ ही देर में उन्होंने सबको ढूंढ निकाला। पहले जगमोहन को बोट में खींचा गया, उसके बाद वानखेड़े को और फिर सोहनलाल और देवराज चौहान को। देवराज चौहान ने सोहनलाल को संभाल रखा था, वरना सोहनलाल की हिम्मत तो कब के जवाब दे चुकी थी। उसके बाद गुलाम रसूख को तलाश किया गया, लेकिन गुलाम रसूख नहीं मिल पाया। फिर बोट तेजी से वापस लौट पड़ी। देवराज चौहान और बाकी सबको मालूम हो चुका था कि मीर सिंह और शमशेर सिंह वाली बोटों का क्या अंजाम हुआ। हालात संभली तो वानखेड़े देवराज चौहान के पास पहुंचा। मैं तुम्हारे साथ इसलिए आया था कि देख सकूं तुम काम कैसे करते हो, वानखेड़े ने कहा। सब कुछ देखा, लेकिन सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ सकी। क्या? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। यह कि तुमने फौरन गुलाम रसूख के साथ दोस्ती कर ली, जबकि वह तुम्हें पहले से भी नहीं जानता था। देवराज चौहान के होठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। सब वैष्णो माता की कृपा है। क्या? वानखेड़े की आंखें सिकुड़ी। वैष्णो माता की मेहरबानी से। वानखेड़े देवराज चौहान को देखता रहा, बोला कुछ नहीं। देवराज चौहान मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। भीतर केबिन में जगमोहन और सोहनलाल मौजूद थे। जगमोहन का मुंह लटका हुआ था और सोहनलाल आराम से एक तरफ लेटा हुआ था। तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? सोहनलाल एकाएक बोला। लटकेगा नहीं, जगमोहन ने उखड़े स्वर में कहा। वह क्यों भला? सारा खजाना हाथ से निकल गया। इतनी मेहनत की और सारी मेहनत समुद्र में गई। जान बची सो लाखों पाए। खजाने की फिक्र छोड़, मुझे तो एक तकलीफ और भी हो रही है। वह भी बता दे। एक हीरा मुझे बहुत प्यारा लगा था, उसको जेब में डाल लिया। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि 2-4 और जेब में क्यों नहीं डाले। जगमोहन ने गहरी सांस ली। हीरा है तेरे पास? हाँ, दिखा। जगमोहन ने पैंट की जेब से अंडे के आकार का बेहद खूबसूरत गुलाबी रंग का हीरा निकाला। हीरे के बाहर आते ही केबिन की रोशनी की चमक बढ़ सी गई थी। वाह! सोहनलाल के होठों से निकला। क्या लाजवाब हीरा है। वास्तव में? दरवाजे की तरफ से देवराज चौहान की आवाज आई। खूबसूरत है। जगमोहन ने चप्पू उठाया और सक पकाकर देवराज चौहान को देखा। पानी से बाहर आने पर इसे बेचकर इसमें से सोहनलाल को भी हिस्सा देना होगा। क्या? जगमोहन का मुंह खुला का खुला रह गया। इसमें सोहनलाल का भी हिस्सा है, देवराज चौहान कहने के साथ ही पलटा। लेकिन जगमोहन ने कुछ कहना चाहा, तब तक देवराज चौहान जा चुका था। जगमोहन हक्का बक्का सा बैठा था। अगर हीरा 2 दिन दबा लेता तो किसी को पता नहीं चलना था और सारा माल तेरे पास ही रहता। अब तो हिस्सा मेरा भी तैयार हो गया। सोहनलाल ने दांत फाड़े और गोली वाली सिगरेट सुलगाने में व्यस्त हो गया। जगमोहन हाथ में पड़े हीरे को ऐसे देख रहा था जैसे वह पराया हो गया हो। फिर उसके होठों से गहरी सांस निकल गई। हो गया काम। जगमोहन हौले से बड़बड़ा उठा। तो यह था देवराज चौहान सीरीज का एक मज़ेदार उपन्यास। ऐसे मज़ेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।